सो वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और इत्तेफाक से आज आप सोच रहे होगे कि हम लोग शायद सिंगापुर में नहीं, अभी हम सिंगापुर में नहीं है। मैं और प्रणव सिंगापुर में आज मिलेंगे। और इत्तेफाक से बस क्या बताऊं, अभी जिस प्रणव से ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा और कब जाओगे, उसने कहा बस आज ही जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, कहाँ से है फ्लाइट? बोला दिल्ली से फ्लाइट है। मैंने कहा मेरी भी दिल्ली से। और कितने बजे है फ्लाइट? बोलता मेरी 12 बजे। मैंने कहा अच्छा, मेरी भी 12 बजे है। कौन सी है तुम्हारी? बोलता मेरी ये है। मैंने कहा मेरी भी है। अब बस सीट नंबर कंफर्म करना बाकी है। जिंदगी में ऐसे भी इत्तेफाक हो जाते हैं। प्रणब, कैसा लग रहा है ये इत्तेफाक? मतलब तुम्हें तो खुशी हो गई होगी आज बिटकॉइन और इथेरियम सेम फ्लाइट में। फाइनली मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, इतनी लंबी फ्लाइट होती है ना सिंगापुर की, और सबसे बोरिंग। तो आप मिल जाओगे तो बस आप आपको बस मैं आपके बॉडीगार्ड की तरह घूमूंगा। कोई भी आएगा इधर उधर से तो बस आपको या बचाना ऐसा ना हो कि फ्लाइट के अंदर ही हम सेशन एक रिकॉर्ड कर ले अगले थर्सडे का। है। फ्लाइट से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके भेजेंगे अपन ट्विटर पे। ये आप बताओ। काशिफ एंड प्रणब मर्ज। कुछ फ्लाइट से रिकॉर्ड करके जरूर डालेंगे हम, आप उसके लिए रहना तैयार। हमारी कॉन्वर्सेशन कुछ ना कुछ बातचीत डालेंगे। अमेजिंग। तो यार टोकन 2049 सिंगापुर में हो रहा है, तो आप सोच रहे होगे कि इसका इतना बज क्यों है। देखिए, पूरे साल में इवेंट्स बहुत होते हैं दुनिया भर में, लेकिन इसको ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा इवेंट है ये, जितना भी इकोसिस्टम है। और इस इवेंट की खास बात ये कि इस इवेंट के अंदर जो लोग होते हैं ना, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अमेजिंग लाइनअप होती है। हुज हु जो है वो प्रेजेंट होता है। जो लोग और किसी इवेंट में नहीं जाते, जो सेलेब्स या जो बड़े बड़े नाम आपने सुनते रहते हो ना ट्विटर पे, जो बड़े बड़े इवेंट्स में नहीं जाते, वो भी आपको टोकन 2049 में मिलते हैं। और इसमें जाना एक सौभाग्य की बात होती है। मैं तो हमेशा ये भी कहूंगा कि आप लोग इसे ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग में कई बार क्या होता है, 500,000 डॉलर ऊपर नीचे हो जाते हैं कुछ मिनटों के अंदर। कभी जब लाइफ में आपको प्रॉफिट हो ना, तो आप ना थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है उसको अलग से रख लेना। और कोशिश ये करना कि एक बारी लाइफ में ना ये भी एक्सपीरियंस करना, उसकी टिकट लेना, सिंगापुर जाना। सिंगापुर में शायद हर साल होता है। तो अभी लंदन में है, तो लंदन तो बहुत महंगा है। जब भी कभी एशिया की किसी कंट्री में हो तो हमेशा ये कोशिश करना, ये इवेंट में आप जाओ, क्योंकि इवेंट से एक्सपोजर मिलता है। इवेंट में जाके आपको ना, देखिए, घर पे बैठ के क्रिप्टो की इकोसिस्टम का फील लेना, और इवेंट के अंदर जाके लोगों से इंटरेक्ट करके जो फील आता है ना कि यार ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है, इस इकोसिस्टम के अंदर कितनी इनोवेशन हो रही है, तो आपको लगता है कि यार अच्छा, तब आपकी कन्विक्शन भी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होगे कि जैसे मैं, प्रणव, तो देखो प्रणव ग्राफ की तरफ से जा रहे हैं। प्रणव का वहाँ पे प्रेजेंटेशन है। प्रणव एक अपना शोकेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, और अपनी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ग्राफ के अंदर। आप सोचो मैं क्यों जा रहा हूँ, आप सोच रहे होगे। तो मैं, देखिए, एक तो आपको जब ये बातें बोलता हूँ वेब3 इकोसिस्टम के बारे में, तो वो तभी बोल पाता हूँ कि जब मैं वेब3 के अंदर मिलता हूँ लोगों से, कन्विक्शन बढ़ती है। और जब नेटवर्किंग के थ्रू लोगों से मुलाकात होती है, उनको जब हम समझते हैं, लोगों को सुनते हैं, वहाँ पे पैनल्स को सुनेंगे, आपके साथ वो बातें मैं शेयर करूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है वहां जाके। तो जैसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू, तो बर्ड आई व्यू मैं प्रेजेंट करूंगा कि सिंगापुर में आखिर हुआ क्या। तो अमेजिंग है। और ऊपर से प्रणव होगा वहां पे, तो फिर आपको पता ही वेब3 की दुनिया वहीं से आपके लिए तो कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे पल लेके आपको बताएंगे कि आप कहोगे कि वाकई में ये इकोसिस्टम कितना बड़ा हो रहा है। तो प्रणव, ऑल एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड आपसे मिलने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। मैं ये आपको बताता हूँ कि टोकन 2049 जो है, ये बहुत सालों से इवेंट चलता आ रहा है, जब से क्रिप्टो है। और मैं बोलूँगा, जितने इम्पोर्टेंट या जितने भी प्रोजेक्ट आप अभी वेब3 में देख रहे हो, उनका सीड इन इन्वेस्टमेंट, मतलब डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस उतनी ज़्यादा नहीं जितनी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं जो एशिया की प्रोजेक्ट्स को बैकअप करना चाहते हैं वेब3 के अंदर, they are gonna be at 20 token 2049. It's a biggest investor web3 conference that occurs in the world. सबसे बड़ा वेब3 इवेंट जो है वो तो डेवकॉन होता है, जो बोगोटा कोलंबिया में हो रहा है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर इवेंट दैट हैज बीन हैपनिंग इन लंदन एंड पहले बीजिंग में होता था। अब क्योंकि चाइना में नहीं हो सकता तो इसलिए सिंगापुर में शिफ्ट किया गया। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इवेंट जो है वो हो रहा है। एंड व्हाट अ टाइम टू एक्चुअली डू दिस इवेंट, जब मार्केट्स काफी डाउन है और पैसा सक इन करा जा रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, उस समय पे ये इवेंट हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स इस क्रंच डाउन पीरियड को और रिसेशन, सेमी रिसेशन वाले पीरियड को देख रहे हैं।
दिस अमेजिंग है। तो लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग चलो वहाँ पे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ से अपडेट्स देते रहेंगे। और उसी लाइक यू नो वो लिक्विडिटी क्रंच डाउन को लेके एक हमने बात करनी थी। फेड रेजेस इंटरेस्ट रेट बाय 3 क्वार्टर्स ऑफ द परसेंटेज पॉइंट। बहुत जब पिछली बार जेरोम पॉल ने 0.5% रेज किया था, तब हम सब अमेरिकन को और पूरी दुनिया की जनता को ये लगता था कि दिस इज द लास्ट रेज दैट हैज हैपेंड एंड दिस इज गोना एंड नाउ, राइट? तो इसीलिए मार्केट्स काफी पंप अप हो गए थे अगेन। बट शायद वेडनेसडे सितंबर 21 को जेरोम पॉल ने अनाउंस किया कि 0.75% फेड फिर से बीपीएस रेज कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स। एंड दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि हम धीरे धीरे करके और थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, 4.6% के आसपास ले जाएंगे। दिस इज रियली बैड फॉर ऑल द मनी मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप गोल्ड में देख लो, सिल्वर में देख लो, क्रिप्टो में देख लो, शेयर मार्केट में देख लो, सब के सब इससे हिले हुए हैं। आप तो भले ही आईएनआर यूएसडी की वैल्यू देख लो, वो कितनी हिली हुई है। तो सबसे पहले हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्यों ऐसा होता है कि लिक्विडिटी क्रंच आता है, स्टफ लाइक दैट। बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 0.75% इंक्रीमेंट है, और जो इंक्रीमेंट करे जा रहा है फेड, और ये बोल रहा है कि अभी हम और इंक्रीमेंट करेंगे, वो क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन का एक रीजन है, और क्या कारण हो सकते हैं? और दूसरी बात ये कि व्हेन विल दिस एंड, एंड डू वी सी अ पॉसिबल रिसेशन इन अमेरिका व्हिच विल आल्सो अफेक्ट इंडिया एंड इंडियन मार्केट्स बिकॉज ऑफ दिस? राइट। तो इसमें मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब सिंपल ये है कि वहाँ पे लोन्स अब महंगे हो जाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये कि जब हम ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से लोन लेना महंगा हो जाता है। अब सपोज कोई चीज़ पीछे से लोन मेरे को महंगी मिल रही है, तो मैं आगे भी उसे महंगा दूंगा ना, क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई। कमर्शियल बैंक की जैसी ही पैसे को रेज करने की कॉस्ट बढ़ती है, तो कमर्शियल बैंक्स आगे कंज्यूमर पे वो पास ऑन कर देते हैं। जब कंज्यूमर को लोन महंगा मिलता है, तो कंज्यूमर कहता है यार छोड़, अगले साल मैं चीज लूंगा, उसको अपनी परचेज को डेफर कर देता है। तो जब मार्केट के अंदर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, तो मार्केट से बेसिकली आप लिक्विडिटी क्रंच कर देते हो। क्योंकि लिक्विडिटी होता क्या, लिक्विडिटी लोन्स के थ्रू होती है, क्रेडिट। तो क्रेडिट को सस्ता कर दो, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिट को कम कर दो, मार्केट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, तो मार्केट से क्रेडिट कम हो जाएगा। ठीक है। क्रेडिट एक ऐसी चीज है कि जैसे मार्केट से कम होती है, तो ऑब्वियसली जो लोग होते हैं वो अपनी बाइंग को डेफर कर देते हैं। मैंने चॉकलेट लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है, मैंने मैंने मैं पहले प्लॉट लेने की सोच रहा था, मकान लेने की सोच रहा था, एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज पे के लिए मैं जाना चाह रहा था। ऐसी जितनी भी चीजें हैं मैं उनको डेफर कर देता हूँ। मैं स्मार्ट टीवी, मेरे पास एक था, मैं 2 लेने वाला था, मैंने दूसरा ड्रॉप कर दिया। मेरे पास होंडा सिटी थी, अब मैं फॉर्च्यूनर लेने वाला था, मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान। ठीक है। मैं गोल्ड के 4 बैंगल्स लेने वाला था, मैंने गोल्ड की 2 बैंगल्स ली, 2 मैंने ड्रॉप कर दी। तो ऐसी चीजों पे पूरी इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है। अब होगा क्या, जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश है कि यार किसी तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता दिख नहीं रहा है। इसीलिए फेड इसको अग्रेसिवली बढ़ा रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4-4.5% के आसपास अगले साल तक ये फेड जो है रेट्स को बढ़ा देगा। अब एक फेड को रेट बढ़ाने का मतलब सिंपल ये है कि मार्केट से डॉलर की कमी को कर देना। डॉलर जब कम होगा मार्केट से, तो आप सोचो डॉलर की डिमांड उतनी ही है और बढ़ती जा रही है, और डॉलर मार्केट से गायब हो जाए, तो इससे होता क्या है कि जो लोकल, जो डेवलपिंग कंट्रीज है खासकर, उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्योंकि मार्केट में डॉलर कम हो गया, अब उनको डॉलर को बाय करना है। सपोज करो अगर इंडिया जैसी कंट्री है, अगर इंडिया के अंदर, क्योंकि उस इंटरनेशनल ट्रेड सारा डॉलर में होता है, तो डॉलर के अंदर पेमेंट करनी होती है। अब मुझे बहुत सारे डॉलर मेरे जो रिजर्व में पड़े हुए, जैसे इंडिया के पास 560-570 बिलियन यूएस डॉलर डॉलर में पड़े हुए। अब जब मुझे मार्केट से मुझे कोई पेट्रोल लेना है, मुझे कोई डीजल लेना है, तो मेरा मेरा आईएनआर खर्चा होगा अब ज्यादा, और मुझे डॉलर को बाय करने के लिए। इसीलिए अब मेरा जो डॉलर है वो, उसकी डिमांड ज्यादा है, आईएनआर मेरा खर्चा हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखो तो डॉलर और इसका कितना गिर रहा है आईएनआर इन टर्म्स ऑफ डॉलर।
आप देखो 81.5 पे पहुंच गया, ये वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं तो अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं तो आप ये स्क्रीन देख पा रहे होगे। इनफैक्ट ये इंडिया की ही सिचुएशन नहीं है। अगर आप इस स्लाइड को देखो, आप इस स्लाइड देख पा रहे होंगे, तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे कि करेंसीज फेब्रुवरी से कितनी डी वैल्यू हुई है डॉलर के अगेंस्ट। ये सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो आप अर्जेंटीना, टर्की, आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखो कितनी तेजी से यहाँ पे डाउनग्रेड हो रहा है। और अगर हम फेब से लेके सितंबर तक की बात करें तो आप ये देखो, ये फाइनल अर्जेंटीना, टर्की 28%, अर्जेंटीना 30%, आप स्वीडन को देख लो, आप यूके को देख लो, इंडिया 7-8% से यहाँ पे उसकी करेंसी जो है फेब से गिरी है। तो इसका ये बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर रिसेशन 110% आएगा, यूके ऑलरेडी रिसेशन में है, उसके अलावा जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके अंदर भी क्योंकि डॉलर महंगा होता जा रहा है, डॉलर की कमी होती जा रही है, तो उसमें होगा क्या कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं डॉलर को एक्वायर करने के लिए। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको जो इम्पोर्ट्स है उस पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डॉलर महंगा हो गया तो आपको ज़्यादा INR खर्च करना पड़ रहा है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई है, तो आप ये देखोगे कि आपकी इम्पोर्ट्स पे भी उसका फर्क पड़ता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम आज भी जो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से चीज़ों को। ऑल एंड ऑल ग्लोबली इट्स नॉट अ गुड साइन। अब इसमें आप बोलोगे कि सर ये अमेरिका पागल है जब उसे पता है रिसेशन आने वाला है। देखो, आप हंसी मजाक की बात मत समझना, इसे मजे की बात बता रहा हूँ। इकोनॉमी, जो आप इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े बातें सुनते हो, इकोनॉमिक्स एक्चुअली में 4-5 चीजें हैं। पहले डिमांड को बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी को इंक्रीज करो। जब लिक्विडिटी इंक्रीज कर दी जरूरत से ज्यादा तो इन्फ्लेशन आ गया। अब जब इन्फ्लेशन आ गया तो अब क्या करें? कुछ नहीं यार, इसको लिक्विडिटी को सक कर लो। जब लिक्विडिटी को सक कर लिया तो रिसेशन आ गया। यार अब क्या करें? यार फिर से क्रेडिट बढ़ा दो। बस इसी में ये 100 साल निकल गए। ये जब से इकोनॉमिक्स बनी ना, ये 100 साल इसी में निकल गए। तो मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं इकोनॉमिक्स। और ये हर साल साइकिल रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। लेकिन एक दिन ये कहते हैं ना बबल फटेगा। वो बबल इसीलिए कहते हैं फटेगा क्योंकि जो मनी सप्लाई है उसकी कोई तो लिमिट होगी ना। और हम देखते हैं कि जब एक्सेस मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट्स के अंदर देखा है, जैसे वेनेजुएला, जिम्बाब्वे। ये जो विकराल रूप है हाइपर इन्फ्लेशन का ले लेता है। आप मजाक समझ रहे हो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, 19-20% के आसपास पहुंच गई है। आप यूएस के अंदर देख लो, 8%, 8.5% के करीब, जो कि 2% से नीचे होती थी। और पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का बहुत बुरा हाल है। टर्की जैसी कंट्रीज और अर्जेंटीना में तो 80-90% इन्फ्लेशन पहुंच गई है। 80% इन्फ्लेशन पहुंचने के बाद भी वो रेट कट नहीं कर रहा है टर्की। उन्होंने 1% से और जो है रेट को और सस्ता कर दिया, इंटरेस्ट रेट को, और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ा दी है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है। गोइंग फॉरवर्ड देयर आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम्स। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो स्पेकुलेटिव एसेट क्लास हैं वो सबसे ज्यादा हिट लेंगी। उसमें सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, उसमें स्टॉक्स भी हिट ले रहे हैं, S&P भी हिट लेगा, क्रिप्टो भी हिट ले रहा है। अब आप बोलोगे और कितना लेगा? देखिए, क्रिप्टो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट ले चुका है। इससे ज्यादा डाउन साइड में कहता हूँ चलो बिटकॉइन 12,000 10,000 डॉलर पे चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला कि बिटकॉइन 1,000 डॉलर से नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें जो डाउन साइड है वो अब मेरे को लगता है कि ऑन अ लोअर, उसका डाउन साइड जो है वो कम है, लेकिन जो अपसाइड है वो ज्यादा है। आपको यहाँ पे कॉल इस तरीके से लेनी है कि अभी भी आपको यहाँ पे कोई होपियम दे कि बस अब बहुत बढ़िया कोई सिनेरियो हो गया। ग्लोबली सिनेरियो अभी वैसा का वैसे ही है। लुकिंग फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। बट जो प्रणब का क्वेश्चन था कि क्या यूएस रिसेशन में जा सकता है, 110% चांसेस है कि इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए वो जा सकता है। दो दो चीजें इसके ऊपर और हैं, क्योंकि हम वेब3 की दुनिया का शो बहुत वेब3 ओरिएंटेड करते हैं, और वेब3 के अंदर क्रिप्टो इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, और क्रिप्टो को समझने के लिए इकोनॉमिक्स को लोगों को समझना चाहिए। जो नॉर्मली इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ट्रेडिशनल बड़े इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो ये वाला एजुकेशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेशन के क्या मायने होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक स्टॉक मार्केट जितना गिरा है, ऐसा हो सकता है कि उससे कई गुना ज्यादा गिरे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जैसे ही रिसेशन या फिर
प्राइस फॉल आउट चालू हुआ, वैसे ही क्रिप्टो की कुछ कंपनीज थी, उनने डिफॉल्ट करना चालू किया और वो ऑलरेडी हमारे सामने सब आ गया है ना। इतना ट्रांसपेरेंट क्रिप्टो का इकोसिस्टम है। पर शेयर मार्केट जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट में जो कंपनीज हैं, जो वहां की बैंक्स हैं, वो इतना ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करती हैं। तो जैसा 2008 के रिसेशन के बाद लेमन ब्रदर्स गिरा था, वो बहुत लेट गिरा था, उसके पहले ही गिर जाना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इश्यूज इन द वेब टू वर्ल्ड वो नहीं गिरा। उसके कारण बहुत चीजें आई थी। तो क्या अभी जो रिसेशन आ रहा है उसके बाद ये ट्रेडिशनल बैंक्स, ट्रेडिशनल कंपनीज डिफॉल्ट करना चालू कर सकती हैं? अगर करेंगी तो उससे जॉब्स के ऊपर वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरी बात ये काशिफ कि इंडिया को रिसेशन से कितना दूर हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 7% जो डीवैल्यूएशन हुआ है आईएनआर का, वो तो बहुत, मेरे ख्याल से आईएनआर हैज परफॉर्म्ड रियली वेल विद रिस्पेक्ट टू अदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक करेंसीज। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, तो you're absolutely right by when you said that कि India has not really done that bad in comparison to other nations. सिंपल सी बात है, इंडिया की जो मार्केट है कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। हम लोग दुनिया के सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है। लोगों की कमी नहीं है। लोगों को कई बार ये लगता है कि पॉपुलेशन एक श्राप की तरह होता है, बट ट्रस्ट में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहां पे बर्थ को इनकरेज किया जा रहा है। काफी सारी जगह पे बर्थ नेगेटिव में है, और कई कंट्रीज में ये बताया जा रहा है कि वो कंट्रीज ही खत्म हो जाएंगी। जैसे जापान एज अ कंट्री 2050 में एग्जिस्टेंस का उसको खतरा हो रहा है, क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं हो रहे, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। तो हमारी कंट्री में क्या है कि एक तो पॉपुलेशन ड्रिवन, कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, यहाँ पे कंज्यूमर्स की कमी नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि विदेश के सारे ब्रांड्स इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखें, इंडिया एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। इंडिया के डिपेंडेंस दूसरों देशों से अगर कंपेयर करें, हम लोगों को यहाँ पे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये कि हर इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोगों की खुद की जो चीजें हैं वो खुद की ज्यादा बनाते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस है, साल दर साल वो गैप कम होता जा रहा है। किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ऑब्वियसली उसका फॉरेन रिजर्व जो है वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हमारी अभी भी इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता ज्यादा, लेकिन जो गैप है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो आईटी इंडस्ट्री ने किया है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री हमारे लिए ने उसने एक ऐसा काम किया है कि दुनिया भर का जो आईटी सोर्सिंग है, आईटी का जो काम है, वो यहाँ से इंडिया से आउटसोर्स होता है। यहाँ के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, यहाँ के जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ की जो सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने दुनिया भर में अपना वर्चस्व कायम किया। हार्डवेयर में डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पीछे रहे, इसलिए आपने देखा होगा चाइना में हार्डवेयर बहुत तेजी से ग्रो किया। और अगर हम यहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर भी, और अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों पर अगर ध्यान चला जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान दिया जाए, तो आई थिंक हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। हमारे लिए दो चीजें इंडिया के लिए बहुत ही जिसने हमें सबसे ज्यादा हिट करती है। नंबर वन, गोल्ड। गोल्ड की बहुत बड़ी हमारे यहाँ पे डिमांड है। इतनी ज्यादा डिमांड है कि गोल्ड की हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके अलावा हमारा जो पेट्रोल और डीजल है, क्योंकि हम यहाँ पे उसका उत्पादन नहीं होता है, उसके ऊपर जो हमारी आत्म जो निर्भरता है, वो अगर हमारी इंटरनली हो जाए, जैसे गोइंग फॉरवर्ड में भी जैसे इलेक्ट्रिक इंजन या इस तरह की अगर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर यहाँ पे होना शुरू हो जाए, हमारी जो निर्भरता है वो अगर गोल्ड उस पे गोल्ड पे और पेट्रोलियम पे कम हो जाए, तो ये गैप और भी कम देखोगे। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। हम एक ऐसे टाइम पे हैं, इंडिया एक ऐसे टाइम से गुजर रहा है जो कि बहुत ही ग्रोथ ड्रिवन है। हम दुनिया की सबसे यंग मार्केट है। ये लोग भूल जाते हैं कि हमारी जो मीडियन एज है, एवरेज पॉपुलेशन 29 साल की है, एज जो है। और हमारे यहाँ 31% पॉपुलेशन 18 साल से कम उम्र की है। तो 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, ये आने वाले टाइम में यूथ होंगे। यूथ हमेशा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिव एज ग्रुप ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस। तो हमारे यहाँ पे इस वजह से ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है हम लोग, गोल्डन साइन अहेड। बट यूरोप के कई देश, यूके, जापान, हर जगह जहाँ पे भी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, या एज ग्रुप थोड़ा सा भी बुजुर्गी वाला है, यू नो जो एज ग्रुप है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो वहां पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इट हैज टेकन इट्स टोल। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा 105 यूनिकॉर्न इंडिया से निकली हैं, ठीक है, पिछले साल। इस साल शायद एक या दो निकले, अगले साल एक भी नहीं निकलेगी। और उसका रीजन ये है कि लिक्विडिटी क्रंच के कारण कोई भी यूएस और बड़े कैपिटल इन्वेस्टर्स जो
फॉरेन वर्ल्ड में रिवॉल्व करते हैं, वो डेवलपिंग मार्केट्स यानी इंडिया में शायद इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट अच्छी बात यह है कि जब गोल्डन एरा चल रहा था इकोनॉमीज का वर्ल्ड में, तब इंडिया ने बहुत अच्छा उसका यूटिलाइजेशन करके अच्छे अच्छे यूनिकॉर्न्स बना लिए। आप ऐसा भी देख सकते हो कि थोड़े बहुत यूनिकॉर्न्स अपने लाइक इतना हाइपर हायरिंग को रोकें या कुछ लोग फायर भी करना चालू कर दें, तो दैट इज अप टू सी ऑन। बट स्टिल मेरे ख्याल से इन द क्रिप्टो वर्ल्ड स्पेसिफिकली एंड वेब3 की दुनिया वर्ल्ड, जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहे हैं उस तरह से ही डेवलपमेंट चलेंगे एंड इन्वेस्टर्स विल रिमेन बुलिश। या आगे जाके हम एक पर्टिकुलर स्टोरी कवर करने वाले हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा एफटीएक्स और बाइनेंस अभी ये रिसेशन और रिसेशन ओरिएंटेड और क्रिप्टो क्रंच के कारण कैसी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं। बट एनीवेज विल टेक इट फॉरवर्ड राइट नाउ विद द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस ने एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का तो नाम नहीं लिया, पर एक फ्रेमवर्क के बारे में मतलब स्टेटमेंट जारी किया अबाउट डिजिटल एसेट्स। उसका नाम है व्हाइट हाउस रिलीज फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल एसेट्स। ठीक है, डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो भी होते हैं, सीडीबीसी भी होता है, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स और ये सब भी डिजिटल एसेट्स के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात, और ये मतलब अगर आप देखो तो कहीं भी क्रिप्टो का नाम नहीं है, पर अगर हम बिटवीन द लाइंस अगर रीड करें तो मेरे हिसाब से ये इसका इंटरप्रिटेशन है, जैसे प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस। जो अभी क्रिप्टो में फॉल डाउन होता है गजब का 20-30% होता है, उसको कैसे बचा सकते हैं, ये उसके बारे में और उसके रिलेटेड चीजों के ऊपर डिस्कस किया गया है। सेकेंड है अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमोटिंग एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। जो ये डीफाई हैक होता है उसको लेके ये पर्टिकुलर कंसर्न रेज किया गया है और उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। एंड फॉस्टरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके बाद एडवांस रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, यानी आप इनोवेशन करो तो उसमें ज्यादा हैक्स और बग्स नहीं होने चाहिए, प्लस इट शुड बी लाइक प्राइवेसी को लेके इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया था। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी इसके अंदर, वो ये थी कि अबाउट सीडीबीसीज, यूएसए विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर सीडीबीसी, जबकि चाइना ने ऑलरेडी वो जो उसका एक्सपेंशन था एक पर्टिकुलर विलेज और टाउन में उसको बढ़ा दिया। तो सीडीबीसी के प्रमोशन को लेके यूएस ने और इसमें डिस्कशन किया है। आपको क्या कहना है इसके ऊपर काशिफ? सो अगर आप ये देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजेस है। अगर आप देखें तो यूएस के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, व्हाइट हाउस रिलीजेस फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। सो बेसिकली इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क पे अगर आप नीचे जाएंगे, अगर स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और नीचे, हाँ, तो एक थोड़ा सा और नीचे, हाँ, अगर आप ये देखें तो इसमें नीचे कंज्यूमर प्रोटेक्ट, इसमें बेसिकली क्या है इस फ्रेमवर्क का, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे यहाँ पे एससी गर्ग कमेटी बैठी थी, ठीक है, तो वैसे वहां पे ये समझ लो कि यूएस के अंदर जो यूएस कांग्रेस है, तो यूएस कांग्रेस क्या करती है कि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स कह लीजिए कि, या उनको ये कह लीजिए कि अलग अलग एजेंसीज कह लीजिए या एक्सपर्ट पैनल कह लीजिए। तो वहां पे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पैनल है, उसको बोला कि तुम माइनिंग को स्टडी करके आओ। उसने माइनिंग की रिपोर्ट सबमिट करी 1.5 साल के अंदर, कि बिटकॉइन की माइनिंग और ये जो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका क्या इम्पैक्ट है, कार्बन एमिशन कितना होता है, ये यूएस के लिए थ्रेट है कि नहीं है, पूरा सबमिट किया। ऐसे यहाँ पे पूरी ये जो लीगल फ्रेमवर्क, ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, बैंकिंग इम्प्लीकेशंस, अलग अलग एजेंसीज बैठी, एसईसी, सीएफटीसी और आपकी 7 एजेंसी, सिक्योरिटी, फेडरल, मतलब आपका मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, आपकी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड 6 से 7 एजेंसीज बैठी, उन्होंने मिलके एक रिपोर्ट अपनी अलग अलग बनाई, फिर उस रिपोर्ट को कोलैबोरेट करके उसकी समराइजेशन इस कॉम्प्रिहेंसिव डेटा के अंदर डाली। मतलब कोई भी कंट्री अगर चाहे ना कि मुझे लीगल फ्रेमवर्क कैसा बनाना चाहिए, उसको ये बेस बन सकता है, उस इसको स्टडी कर ले तो कोई भी कंट्री अपना लीगल फ्रेमवर्क बना सकती है इस कॉम्प्रिहेंसिव उस पे। अब ये जो रिपोर्ट है, इसके बेसिस पे ही रेगुलेशन आनी है। आपको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, आपको ये लिंक नीचे डाल देंगे, अगर आपने ये नहीं पढ़ी, आपको पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है,
लेकिन मैंने जितनी भी पढ़ी उसमें ये आप ये देखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए, बैंकिंग में इसके क्या इम्प्लीकेशन है, पूरा इसके अंदर डिटेल है। और सीबीडीसी कैसे होनी चाहिए, सीबीडीसी का क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे होना चाहिए, सारी इसके अंदर। सिर्फ दो रिपोर्ट पेंडिंग है, डीफाई की और एनएफटी। ये अलग एजेंसीज को बोला गया कि फरवरी 2023 तक आप रिपोर्ट सबमिट कर दो डीफाई पे और एनएफटी पे। जैसे ही डीफाई और एनएफटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क तैयार है। मार्च 2023 या अप्रैल 2023 के आसपास आपको यूएस के अंदर एक प्रॉपर कानून बनता दिखेगा और रेगुलेटर डिफाइन हो जाएगा। इथेरियम सिक्योरिटी है कि नहीं, प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद ये भी पता लग जाएगा। बिटकॉइन कमोडिटी है, बाकी टोकन सिक्योरिटीज हैं क्या, एक्सचेंजेस को कैसे काम करना है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का क्या होगा, टोर्नेडो कैश का क्या होगा। ये जो चीजें आपको आज क्लियर नहीं है ना, वो सब क्लियर हो जाएगी। जेपी मॉर्गन कैसे घुसेगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में क्या होगा, स्टेबल कॉइन का क्या होगा, यूएसडीटी यूएसडीसी का क्या होगा। आज ये जितनी भी चीजें आपको क्लियर नहीं दिख रही, ये आपको क्लियर दिख जाएगी। आप ये देखे चलोगे कि जैसे जैसे 2023 पास आने लगेगा, मार्केट के अंदर आप डंप भी देखोगे। क्योंकि अगर टोकन्स को यूएस की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज कह दिया, जो कि गैरी गेंसलर कहने में लगा है, अगर वो हो गया तो आप मार्केट के अंदर एक बहुत पैनिक सेलिंग भी देखोगे। तो ये 2023 के आसपास ये आप पूरा क्लियर सिनेरियो देखोगे। यही जो सिनेरियो ना, यही बेस बनेगा। जैसे हम सुन रहे हैं इंडिया के अंदर भी आने वाला है, आने वाला है। अभी आपने सुना होगा बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर खबर आई है कि अक्टूबर नवंबर तक ये क्लियर हो जाएगा और एफएटीएफ की गाइडलाइंस के आसपास ही रेगुलेशन तैयार होगा। मेरे ख्याल से वो अक्टूबर भी नहीं होगा। जैसे यूएस इसको रेगुलेट कर देगा, एक फ्रेमवर्क बनाएगा, यूएस की देखा देखी उसको बेस बनाते हुए काफी सारी कंट्रीज उसी रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फॉलो करेंगे। और मतलब क्योंकि इस फ्रेमवर्क में टाइम लग रहा है, तो और स्टेबल कॉइन का एक लॉ आने वाला था यूएस के अंदर, वो भी डिले हो गया है। बट मतलब जैसा कि काशिम ने बताया, एनएफटी डिफाइन सबकी फ्रेमवर्क बन रहे हैं, उसके ऊपर सपोर्ट सबमिट करना है। वैसे ही स्टेबल कॉइन के ऊपर भी लॉज आने वाले थे। तो एग्जैक्ट लॉ जो है वो तो अभी रिवील नहीं हुआ है, बट ये जरूर मतलब अटकनें लगाई जा रही हैं दैट ड्राफ्ट स्टेबल कॉइन बिल इन कांग्रेस to require Fed state regulator approval। इसको इसमें बेसिकली मोटा मोटा ये बताया गया है कि स्टेबल कॉइन्स को बैन वैन या ऐसा कुछ नहीं किया गया। डाई जो है डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, उसके ऊपर भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। बट अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स जैसे कि टेरा, इसको पूरी तरह से बैन करने के को लेके ये पर्टिकुलर बिल है। जो भी अनबैक्ड स्टेबल कॉइन्स है, यानी कि जो अल्गोरिदम के ऊपर चलते हैं, जैसे टेरा हो गया, उसको यूएस बैन करने के डायरेक्शन में जा रहा है। उसी के लेके ये पर्टिकुलर बिल भी उन्होंने सबमिट किया है। बट स्टेबल कॉइन को लेके भी वो काफी ज्यादा तगड़े तरह से देख रहे हैं कि ये जो बैकिंग है, ये जो स्टेबल कॉइन है, इसके पीछे की बैकिंग किस तरह से हो रही है। और उसी लिए अगर आप देखो, मतलब फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दो चीजें हुई। एक तो ये कि न्यूयॉर्क का एक जज ने जज ऑर्डर्स टीथर टू डॉक्यूमेंट यूएसडीटी बैकिंग। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, उसके पीछे जितना वो वैल्यू है, जितना मार्केट कैप है, उतना उसके पास बैकिंग नहीं है ना। और उसी के लिए, उसी को लेके एक जज ने टीथर को बोला है, टीथर द कंपनी को, कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो है बैकिंग का, जितने पैसे का बैकिंग है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करो। तो स्टेबल कॉइन को लेके ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी ये है कि it's pretty much like clear that algorithms and algorithmic stable coins are a problem to the world is what और ये पूरी तरह से टेरा के थ्रू प्रोपोनेंटली लाइक दिखा है। और उसके कारण अगर आप देखो तो डोक्वान के खिलाफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक रेड नोटिस भी जारी किया है। और काफी काफी बुरे स्टेट में है अभी टेरा इकोसिस्टम। और यूएसटी जो है, जो यूएसटी स्टेबल कॉइन था वो, और अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स को काफी बड़ा हिट मिलेगा इस पूरे चीज से। राइट। आगे बढ़ते हैं।
नेस क्योंकि एक तरफ हमने थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ कवर करी, फेड का जो हमने रेट है उसके ऊपर डिस्कशन किया, जिसके कारण काफी प्राइस डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमने व्हाइट हाउस के बारे में बताया कि वो रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। रेगुलेशन इज गुड फॉर द इंडस्ट्री इन जनरल, बट लाइक यू नो इट वो जो नेसेंसी है इंडस्ट्री की उसको निकाल देता है। उसके ऊपर डिस्कशन किया, स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन को डिस्कशन किया। बट आफ्टर ऑल दैट एक अच्छी खबर ये आ रही है, आफ्टर लाइक डिस्पाइट एवरीथिंग अगेंस्ट द कैपिटल मार्केट, नैस्डैक टू लॉन्च इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेज। फोमो हो गया है नैस्डैक को। नैस्डैक खुद ये वाली काम कर रहा है। ये मतलब ये बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो के अंदर लाएगा, जो एक्सचेंज की लीगैलिटीज के अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास काफी सारा पैसे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर पीपल हु हैव बिग मनी, है ना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको एक तरह की सेफ्टी देगा, बिकॉज नैस्डैक इज अ वेरी बिग नेम। अभी तक अगर किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना होता था तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज से नहीं करता था, बिकॉज ऑफ ऑल द रेगुलेटरी रिस्क दैट आर इन्वॉल्व, और कोई लॉ नहीं आया उसको लेके। तो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू, ब्लैक रॉक के एक ट्रस्ट फंड में इन्वेस्ट करते थे, जो कि वाइट लिस्टेड था और जिसकी बॉन्ड रेटिंग AAA+ थी। बट आफ्टर नैस्डैक लॉन्चिंग अ सिमिलर इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विस, शायद और ज्यादा लोग यूएस से इंटरेस्टेड होंगे, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, इंस्टीट्यूशनल मनी है, बहुत सारा पैसा है, वो बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। यार फोमो है बेसिकली। नैस्डैक जैसी जो दुनिया का दूसरा सबसे यूएस का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर, आप सोचो नैस्डैक जिसकी जिसकी जो इंडेक्स है उसको पूरी दुनिया भर फॉलो करती है, तो अगर नैस्डैक क्रिप्टो कस्टोडियन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो इसमें तो माहिर होती हैं कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग को लेके, स्टॉक्स का ट्रांसफर, स्टॉक का सेटलमेंट, स्टॉक का बाय सेल, और पूरी एक्सचेंज को ऑपरेट कर रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार ये दे कैन बी क्रिप्टो एक्सचेंज में भी टुमारो, और अगर यूएस के अंदर सपोज लॉज क्लियर हो जाते हैं तो आप अभी भी कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड दे कैन आल्सो ऑपरेट एज एन एक्सचेंज, क्योंकि तब इनको एसईसी से ग्रीन झंडी मिल जाएगी कि इनको जैसे ये अगर सिक्योरिटीज घोषित हो जाती हैं टोकन्स, तो कल को सिक्योरिटीज लॉ के अंदर जैसे ये ऑलरेडी स्टॉक्स को कर रहे हैं, कल को ये क्रिप्टो को भी करने लग जाएंगे। तो आई थिंक ये इट्स एन अमेजिंग साइन गोइंग फॉरवर्ड, इट्स अ वेरी बुलिश साइन कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो क्रिप्टो कस्टोडियन सर्विसेज में एंटर कर रहा है। डेफिनेटली। एक और स्पेसिफिक न्यूज़, मतलब अकॉर्डिंग टू विंटरम्यूट, a market maker has been hacked for $162 million। ये एक मार्केट मेकर, आप समझते हो ना, लाइक द पीपल जो आपका क्रिप्टो जो ट्रेड है उसको सक्सेसफुल बनाते हैं और उसमें से छोटा सा प्रॉफिट निकालते हैं, उसको मार्केट मेकर बोलते हैं। वो काफी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग करते हैं, और जो डिफरेंस है, जो मतलब आपने एक में खरीदा 0.1 पे किसी को बेचा रुपए में, ये मार्केट मेकर का प्रॉफिट होता है। तो विंटर म्यूट इज अ वेरी वेरी फेमस मार्केट मेकर इन द वर्ल्ड, एंड दे हैव बीन हैक्ड फॉर $162 million। और उसका पता है रीजन क्या है? बहुत ही छोटा सा, यही शायद इस रेगुलेटरी उसमें भी डिस्कस किया गया था कि यार तुम्हें सेफ होना पड़ेगा अगर क्रिप्टो को लीगलाइज कराना है तो। सब बहुत ही छोटा रीजन, जो विंटर म्यूट अगर ये सब मार्केट मेकिंग कर रहा है तो वो उसके पास एक फंड होता है बड़ा सारा, जो वो अपने वॉलेट के अंदर रखता है। वो वॉलेट हैक हो गया। और वॉलेट क्यों हैक हो गया? क्या उन्होंने सीड फ्रेज रिलीज कर दिया? नहीं। वो जो वॉलेट था वो प्रोफेनिटी नाम के एक एल्गोरिदम से बनाया गया था। कुछ क्या होता है ना, आपको अगर एक बहुत ट्रेंडी अपना वॉलेट का एड्रेस चाहिए, जैसे मेरे वॉलेट का एड्रेस है 0xBCA, ठीक है, तो ये एक ट्रेंडी वॉलेट एड्रेस नहीं है। प्रोफेनिटी की मदद से आप जीरो पॉइंट मतलब जीरो बहुत अच्छा वॉलेट एड्रेस निकाल सकते हो, 0x0000, ऐसे एक पर्टिकुलर ले सकते हो। तो उस वॉलेट एड्रेस जनरेटर में एक बग था जो विंटर म्यूट ने नहीं देखा, और उसके कारण
उनका जो वॉलेट था जो जनरेटेड था प्रोफैनिटी के थ्रू, उससे प्राइवेट कीज की एक्सेस मिल गई हैकर को, और उसके कारण द मार्केट मेकर वाज हैक्ड, व्हिच इज अ वेरी लाइक डिस्टर्बिंग साइन। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रिसेशन आने के चांसेस हैं, क्रिप्टो एसेट्स एंड मार्केट्स आर लाइक ड्वेलविंग डाउन। उसी के अंदर अगर आप देखो थोड़ा सा डिटेल में और बिटवीन द लाइंस पढ़ो, तो दो लोग हैं जिनके पास अभी बहुत पैसे हैं। शायद प्रोटोकॉल्स के पास अभी उतने पैसे नहीं रह गए, बिकॉज जो टोकन वैल्यू है, जो टोकन अमाउंट है, वो डिक्रीज हो गया, तो लोगों की ट्रेजरी डिक्रीज हो गई है। दिस इज bad for protocols, but this is great for exchanges because of the high volatility। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में अभी ट्रेड कर रहे हैं, और जितने लोग क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे वैसे वैसे एक्सचेंजेस अमीर बनेंगे। तो दो लोग, FTX और बाइनेंस के सीजी, ये दोनों शॉपिंग बैग लेके निकले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो कस्टोडियल एंड क्रिप्टो एसेट्स को खरीदने के लिए, लेने के लिए, which is I mean like shows how bullish first of all these kind of people are in the industry। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट बात ये है दैट फॉर बाइंग मोर फॉर उसको बोलते हैं फॉर buying more protocols and helping more crypto startups, acquiring more people in the crypto world, FTX is raising $1 billion in this recessive, decreasing economic world। तो कैसे करेगा ये काशिफ, $1 बिलियन इस तरह के मार्केट में FTX रेस कर लेगा? Yeah, this guy is phenomenal, Sam Bankman-Fried, a fearless guy, and इसका नेटवर्क जो है वो एक अलग लेवल का है, और ये कुछ भी कर सकता है। और इसका जो मतलब इसके बाद पैसे की कमी नहीं है यार। एक इसने तो कितनी सारी ऑफर्स दी थी, पहले सेल्सियस को ये बचाना चाह रहा था, फिर कभी वॉयेजर को बचाना चाह रहा था, हर जगह इसकी टांग फंसी हुई है। ये सिर्फ डेक्स के अंदर ही नहीं, मतलब अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, पूरे इकोसिस्टम के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा नेटवर्क है। आई थिंक आई एम नॉट सरप्राइज के गोइंग फॉरवर्ड जो है ये और भी ऐसे सरप्राइजेस थे। आई थिंक फॉर हिम $1 billion, $2 billion is like it's a fair game for him, yeah. And they'll be able to raise despite the bear markets, तो They आप will देख be, सकते हो। because यार फिर वही वाली बात है, क्रिप्टो के अंदर ना प्रूफ ऑफ वर्क चलता है, तो प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है इसका, मतलब कोई भी इसके ऊपर बेट ले सकता है। और अभी तो रेगुलेशंस क्लैरिटी नहीं है। जिस दिन रेगुलेशंस की क्लैरिटी होगी यूएस में, मतलब he might launch his own fund, JP Morgan टाइप, ये ब्लैक रॉक टाइप्स क्रिप्टो फंड आ सकता है इसका। आप सोचो उस क्रिप्टो फंड को अगर ये मैनेज करेगा, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये अल्मेडा रिसर्च से आया निकला ये बंदा। तो ये तो अगर इसका कल को क्रिप्टो फंड आ गया, रेगुलेटेड क्रिप्टो फंड आ गया इसका खुद का, इसकी कंपनी का, सोचो कितना बड़ा होगा। तो आई एम सीइंग हिम एज वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ फंड होगा जो ये मैनेज करेगी इसकी कंपनी, ऐसा लगता है मुझे। डेफिनेटली वेरी वेरी और अगर आप एलामेडा रिसर्च को के ट्विटर को और उसकी एक्टिविटीज को जरूर फॉलो करा करिएगा। काफी चीजें वो करते हैं जो कि ऐसे बड़े अमीर लोग करते हैं और बाकी लोगों को रख कर देते हैं। एलामेडा रिसर्च को आपको फॉलो करना चाहिए। एनीवेज, स्पॉन्सर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। Yes, certainly. So अपना जो स्पॉन्सर है वो EPNS हमेशा से डे वन से, जब से वेब3 की दुनिया बनाए तब से ये हमारा टाइटल स्पॉन्सर है। और इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस बेसिकली जो जितने भी टैब्स हैं, डिसेंट्रलाइज एप्स की आप बात करते हो ना, आप पहले सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की बात करते थे, अब डैप्स की बात करते हो। डैप्स से जो नोटिफिकेशंस आएंगी आपको, वो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस उसको सॉल्व करता है। और इसमें आप जाके अपनी ऐप को कनेक्ट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे आप जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज करते हो, आपको अगर अपनी एप्लीकेशन वहाँ दिखती है तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपको आप एक वहाँ पे इनकी ऐप के थ्रू वहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज चैट सिस्टम भी है, जिसमें आप
इथेरियम एड्रेसेस के साथ आप चैट भी कर सकते हो, और ये कल को जितनी भी चेंज है उस सबको सपोर्ट करता है। सुनने में इथेरियम कुछ नोटिफिकेशन है, बट गोइंग फॉरवर्ड इनका जो पूरा काम करने का तरीका वो है कि जितनी भी चेंज पे जो भी डैव्स बन रही हैं वो सब आप जो है उनको एक्सेस कर सकते हो, उनके नोटिफिकेशंस को आप ऑप्ट इन कर सकते हो। तो ये हो गया ईपीएनएस, और दूसरा है हमारा आइनरी डिसेंट्रलाइज डेटा सिस्टम। बेसिकली जितना भी जो डेटाबेस है एट प्रेजेंट वो 100% सेंट्रलाइज है, उसके ऊपर वेब3 का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। उस जो डेटाबेस को जो डिसेंट्रलाइज करने जा रहा है वो आइनरी करने जा रहा है। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है कि आपके और जो आपका जो डेटा स्टोर्ड है उसके बीच का इंटरफेस होता है। जब आप अपनी कोई क्वेरी डालते हो कि मुझे अपना पीएनआर नंबर डालते हो आप, तो पीएनआर नंबर डालने के बाद आपकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, आपका बोर्डिंग पास आप ही के नाम का निकल के आए, आप ही की सीट उस पे आए, तो ये सारा जो इस प्रणाली को जो एक्सेस करता है वो डेटाबेस के थ्रू एक्सेस मिलता है। एट प्रेजेंट ये सारा सेंट्रलाइज था, उसको डिसेंट्रलाइज करने जा रहा है आइनरी। और बड़ी बात ये, अगर आप आइनरी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, प्रणव कैन यू टेक अस टू दी आइनरी का ट्विटर हैंडल इफ पॉसिबल? तो राइट, तो इनके अगर आप आइनरी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो बड़ी खबर ये है, जो इनका पिन पोस्ट है, पिन पोस्ट पे दे आर सेइंग कि 28 सितंबर को दे आर गेटिंग लिस्टेड। सो 27 सितंबर को जो टोकन्स हैं वहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं, 28 को दे आर गेटिंग लिस्टेड। 28 इज लाइक व्हाट, शायद 2 दिन दूर, तो 2 दिन दूर हुओबी के ऊपर ये दे आर गोइंग टू गेट लिस्टेड। सो ऑल इन ऑल दिस इज एन अमेजिंग दिस थिंग। एंड प्लस अभी इनको जिसने ज्वाइन किया है वो एप्पल के जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट ग्रोथ एंड मार्केटिंग के, उन्होंने इनको ज्वाइन किया, जो कि एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। एंड साइमन मरे जो हचिसन के चेयरमैन थे, हचिसन टेलीकॉम हम सब जानते हैं इतना बड़ा, जिसमें मतलब हच को हम जानते थे इंडिया में, स्पाइस टेलीकॉम को हम जानते थे, दुनिया भर की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक, उसके जो चेयरमैन है उन्होंने इनको एज अ चेयरमैन भी ज्वाइन किया, विच इज आल्सो एन अमेजिंग न्यूज़। सो ईपीएनएस आइनरी, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल इन ऑल मिलते हैं सिंगापुर में थर्सडे को, कोशिश करेंगे कि शायद साथ में हो, बट ग्राफ ग्राफ प्रोटोकॉल को शायद हम कवर तो नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्ली शायद इस थर्सडे हम सिंगापुर वीक में जो भी हुआ शायद उसको हम कवर करेंगे। अगले थर्सडे को प्रोबेबली ग्राफ प्रोटोकॉल का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको कवर कर लेंगे, और मंडे को एज यूजुअल हम उसको कवर करेंगे 3 तारीख को। ऑलराइट, बिल्कुल। चलिए विद दिस थॉट मिलते हैं यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।